सो लाइकवाइज मैंने ये पूरे स्ट्रक्चर को हाईलाइट करा कि हाउ वी कैन कनेक्ट द एंटायर अप्रोच, क्योंकि जब तक लोगों के साथ में ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कनेक्ट नहीं होंगे तब तक लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर एक सिस्टम ने सबको लक्ष्मी जी से दूर करा है तो लक्ष्मी जी की सबको जरूरत है। और हमारा क्या था, हमारे देश में तो लोग मंत्र से ही सोना बना देते थे। तो जिस देश में इस तरीके की नॉलेज हो वो देश तो कभी गरीब रह ही नहीं सकता। तो लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए बस, बाकी सोना पैदा करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और हमारे यहाँ तो शंकराचार्य जी ने सबसे पहले करके दिखाया था कि उन्होंने आंवले से सोने के आंवले बना दिए थे। तो कनकधारा स्तोत्र में वही चीज है। तो मैंने कनकधारा स्तोत्र पे काम भी करा, फिर वो बीच में कुछ रह गया, बट उसका बीज मंत्र काफी हद तक मैं आइडेंटिफाई कर पाया। तो जैसे ये लेकरेंटीना जो होता है ना, लेकरेंटीना में एक वो होता है घर की एनर्जी को मेजर करने के लिए ना, वो उसमें ये देखते हैं कि गोल्ड रिजर्व की कितनी एनर्जी है। क्या वो घर जो है वो उसकी एनर्जी गोल्ड रिजर्व्स को रोक सकती है, घर में नहीं रोक सकती। वो लेकर एंटीना मेजर करके बताता है। तो आपने लेकर एंटीना का किससे सीखा था? मैंने सीखा नहीं सर, मैंने सिर्फ मंगवा लिया था और उसके बारे में ट्रेनिंग नहीं ली मैंने। बस अच्छा। वैसे ही थोड़े दिन उसको प्रैक्टिस किया था, मगर मतलब उसमें उसमें संतुष्ट नहीं हुआ मैं उससे। तो बाद में आई शिफ्टेड टू स्कैनर। तो वो नहीं, उसमें संतुष्ट होने वाला पार्ट नहीं है। उसमें बेसिकली क्या है, एक तो आप डॉक्टर आरती से पूछ सकते हैं कि उसको बेसिक यूज करने का, तो जितना हमें पता है वो तो हम शेयर कर ही देंगे नॉलेज। ओके। और उसके जो मैनुअल्स वगैरह हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है बट सर। द राइट पर्सन फ्रॉम होम यू कैन लर्न ये स्कैनर इज, ये अरुण जी के एक जानकार है, अशोक सचदेव। अच्छा। मैं उनका नंबर आपके साथ में शेयर कर दूंगा, तो आप कहाँ के रहने उनसे। वाले? मुंबई। ओके। तो आजकल तो सब लोग जूम पर ही ट्रेनिंग करते हैं ना, तो वो हाँ जी, हाँ जी। इफ ही इज इंटरेस्टेड या उनके कुछ अरुण वीडियोस के तौर अरुण पे। सचदेव। अरुण सचदेव, अशोक सचदेव। अरुण जी के लिए अरुण जी तो अपने ही ना, अशोक सचदेव। ओके। मैं उनका नंबर आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उससे आपको, और बेसिक्स वाला पार्ट तो डॉक्टर आरती भी आपको बता सकते हैं कि लेग एंटीना को कैसे होल्ड करना है, कैसे उसको मूवमेंट करना है, सो ऑल दैट। ओके। अशोक जी का क्या है, वो एक वो बताते हैं, उनके पास जो स्कैनर है, ये लेकर एंटीना जो है वो उन्होंने कहीं बाहर से मंगाया था, एटमॉस का है वो। तो हाँ, जर्मनी का है सर। जर्मनी वाला, हाँ। वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसको यूज एटमॉस करना बहुत भी। मतलब हाँ, तो बेस्ट वो बेस्ट। तकरीबन 20-1 हजार रुपए का आता है। और ये जो दूसरे वाले अच्छा, मार्केट में ये 2,500-3,000 रुपए के आते हैं। उसमें दो मॉडल है सर एटमॉस में। ओके। एक बेसिक मॉडल है, एक एडवांस मॉडल है। एडवांस मॉडल तो बहुत ज़्यादा है, 35,000 के आसपास। हाँ, तो वो बेसिकली अशोक जी यही कहते हैं कि अगर आपको ये लेकर एंटीना को सीखना है तो आपको जो है वही वाला लेना चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे बाद में पता चला। हाँ, बट ऐसा है नहीं। इट इज बेसिकली हाउ सेंसिटिव यू आर यूजिंग अ हैंड गैजेट। आपकी अपनी पर्सनल सेंसिटिविटी उस पर काम करती है। रेस्ट इज जस्ट अ मेजरमेंट, और जो स्केलिंग का तरीका है। मैंने एग्जांपल दिया था ना वो 3 लाख वाली एनर्जी का, मैंने कहा 3 लाख आपकी मेजरिंग की मैक्सिमम लिमिट है, हाँ हाँ। आप इससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी चीजें इंडिविजुअल सेंसिटिविटी की है। आप जैसे जैसे सेंसिटिविटी अपनी बढ़ाते जाएंगे, आप ये गैजेट्स को, मतलब ऑर्डिनरी गया हमारे पास वो जो है वो 2,500-3,000 वाला ही है। तो इसलिए वो उसको करना और बताना जो है वो बहुत टिपिकल टास्क नहीं होता है। तो दैट वे।
तो अभी तक आपकी क्या क्या क्वेरीज है, सो दैट वी कैन टेक द प्रोग्राम फर्दर? फिर तो मुझे कल मैंने पूछा था कि मेडिटेशन कितना टाइम तक कर सकते हैं, तो मेडिटेशन के बारे में वो क्लियर हो गया सर तब। और इसके बारे में अभी कुछ डाउट्स तो है नहीं, मतलब आगे बढ़ के कुछ। ओके, तो अगर मैं अभी तक का पार्ट रिवाइज करूं तो हमने बीज मंत्र का जर्नी स्टार्ट करा, उसके हमारे अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे। तो जब हमने उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस में कि मंत्र में कौन से मंत्र में एनर्जी कम है, कौन से में ज्यादा है, हमें वो वाला एस्पेक्ट पता चला, विच क्रिएटेड द बेसिक क्यूरियोसिटी कि हम फर्दर इन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करें। उन क्वेश्चंस के बाद हमने एक एस्पेक्ट देखा जो अल्फाबेटिकल सिस्टम का था, एंड वो सारे के सारे अल्फाबेट्स हमारे ही बॉडी पार्ट्स के अंदर वाइब्रेटिंग एनर्जीज थी। वो हमारे चक्रास के अंदर था, और चक्रास का कोरिलेशन था जो उन एस्पेक्ट्स के तौर पे था। नाउ थ्रू आउट द वर्ल्ड जो जितने भी स्पिरिचुअल प्रोसेसेस इमर्ज हुए, उसमें कोरिलेशन जो था वो मिसिंग था, मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कनेक्ट नहीं होता था। सो देयर इज वन पार्ट इन रेकी, द अदर पार्ट इन कीगोंग, थर्ड पार्ट इन प्राणिक, फोर्थ पार्ट। सो ऐसे करके हर प्रैक्टिस को जो है वो सीखना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू लर्न एवरीथिंग until and unless there is some source code which is moving across it. जैसे मतलब कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसको माला बनाए। Everything is a pearl. Every knowledge which anybody generates is a pearl. तो वो लेकिन वो एक मोतियों की माला बनाने के लिए एक धागा तो चाहिए ही। जी। तो वो धागा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले जो है एनर्जी को मेजर करना और एनर्जी सेंसिटिव बनना, वो वाला पार्ट सीखा। तो वो डॉक्टर आरती ने अपना जो पार्ट था वो वाला शेयर करा। भी उनकी और भी क्लासेस हैं विच विल सून परफॉर्म इन द प्रोसेस। फिर दूसरा पार्ट आया जो मैंने उसको टेकअप करा, वो ये था कि स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीजें मिसिंग है। मतलब अगर हमने बोला कि ये अल्फाबेट को रिप्लेस करके ये वाला अल्फाबेट लगा दो तो एकदम से एनर्जी बढ़ जाएगी, तो अब आपने मेजर करा तो मेजर करके वो एनर्जी बढ़ गई। अब ये जो एनर्जी बढ़ी तो इससे क्यूरियोसिटी तो आपकी आ गई कि हाँ भाई ये मेरी एनर्जी बढ़ रही है, और ये क्लियर कट पता चल रहा है कि इसमें एनर्जी बढ़ती हुई है। मैंने उसके बाद उन मंत्रों से हवन परफॉर्म करे, तो हवन में भी अग्नि जो है वो काफी बड़ी थी। जैसे नॉर्मली हवन में छोटी अग्नि होती है, मैक्सिमम 1 फुट ऊपर होती है। तो जब मैं हवन करता हूँ तो उसकी एनर्जी जो है 2-2, 3-3 फुट होती है। और उसमें जो शेप्स बनकर आती हैं, मतलब हम लोग जब हवन करते हैं तो उनकी फोटोग्राफ्स खींचते रहते हैं, तो उसमें डिवाइन शेप्स इमर्ज होती हैं। तो ये वाला चीज भी कोरिलेट हो गया कि अगर वो बीज मंत्र को मैं यूज कर रहा हूँ और हवन के प्रोसेस में यूज कर रहा हूँ, तो अग्नि का जो बिहेवियर पैटर्न है, उसका जो ग्लेयर है, वो सारा बढ़ जाता है। तो वो वाले फोटोग्राफ्स भी मैं शेयर कर दूंगा। कल मैंने वैसे काफी सारे और मटेरियल जो मैंने देखा कि मैंने आपको नहीं भेजा, वो भी मैंने शेयर करा था ग्रुप में। मैंने ऑलरेडी आपको ऐड कर दिया, बिकॉज जब भी हम कोई अपडेशन करते हैं वो हम ग्रुप में जरूर डालते हैं, बिकॉज इंडिविजुअली उसको देखना, मॉनिटर करना बिकम्स डिफिकल्ट। तो इसलिए मैंने वो आपको ग्रुप में वो भाई पार्ट ऑलरेडी डाल दिया है। So likewise, slow and steady, we'll monitor each aspect and we'll start creating content in the form. फिर हमने उसमें देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब आज तक की मेरी जर्नी का अगर मैं वेटेज बोलूंगा तो दैट वेटेज इज द सोल सीट एंड द थ्योरी ऑफ सोल, इट इज द ड्राइवर ऑफ द कार। ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और ड्राइवर वहीं बैठता है जहां कंट्रोल सारे होते हैं। तो हमारे शरीर का कंट्रोल किस जगह है? मेजॉरिटी ऑफ द मासेस उसको ब्लू पर्ल से कंफ्यूज करते हैं। प्राणिक हीलिंग में भी ब्लू पर्ल का डिस्क्रिप्शन आता है।
तो बट मैंने कहा कि ब्लू पर्ल इज ए हार्डवेयर, वो बहुत वाइब्रेंट हार्डवेयर हो सकता है। जैसे ग्लैंड्स होते हैं, हमारा जो ग्लैंड सिस्टम है, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इस तरह से ये सारी की सारी चीजें हार्डवेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बट इसको हम ऐसे ही गिनेंगे कि जैसे कि इंजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी गाड़ी का, बट हम गाड़ी में इंजन के ऊपर तो जाके नहीं बैठते ना, हम ड्राइविंग सीट पर ही बैठते हैं। इंजन कितना भी पावरफुल हो, दुनिया का सबसे एडवांस इंजन हो, तो भी हम ड्राइविंग सीट पर ही बैठेंगे, इंजन के ऊपर नहीं बैठेंगे। तो ये जो मेरा थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ड्राइवर कहां पर बैठेगा, सोल सीट क्या है। जैसे ही हम उस सोल सीट की डोमेन में उस आत्मा की परिभाषा को समझते हैं, जो कि हमारे ट्रेडिशनल विजडम में उपनिषद के अंदर दे रखी है, इमीडिएटली हमारे स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप जब भी इस जर्नी में आगे चलेंगे, आपको सबसे पहले अपनी सोल सीट को इन्वोक करना है। जितना ज्यादा आप अपने सोल सीट से कनेक्टेड होंगे, उतना अच्छा आपका मेडिटेशन होगा, उतनी अच्छी तरीके से आप उस एस्पेक्ट में अपने आप को उस महाविष्णु के शरीर के अंदर मर्ज करके अपने आप को उस विष्णु का पार्ट माने, तो आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी की भी हीलिंग कर रहे हैं, फंडामेंटली आई ऑलवेज एडवाइज नॉट टू हील एनीबॉडी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। आप अपना वास्तु का कंसल्टिंग करते हैं, वो आराम से करिए, उसमें एनर्जी मेजर करिए, बट जब भी किसी को हील करने की बात आए, प्लीज डू नॉट यूज प्राणिक हीलिंग अप्रोचेस। उसका रीजन क्या होता है कि हम लोग जब किसी व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं और उसको हील करते हैं, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। अब अगर कहीं कोई स्पिरिटेड एनर्जी है, आपको भी वास्तु में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे कि आप गए, आपको किसी ने इनवाइट करा कि भाई देखो मेरी ये प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, और आपने जाके जैसे ही एनर्जी स्कैन करा, इमीडिएटली एक स्पिरिटेड एनर्जी हिट करती है, एंड वो स्पिरिटेड एनर्जी नहीं चाहती कि आप वहां पर कुछ भी करें। अब बिना किसी कारण के, अब हो सकता है क्लाइंट आपको पैसे दे, हो सकता है क्लाइंट पैसे ना दे, पर बिना किसी कारण के वो नेगेटिव एनर्जी या स्पिरिटेड एनर्जी से आपकी दुश्मनी हो गई, इट विल स्टार्ट कॉजिंग डैमेज टू यू। तो उस सिचुएशन से अपने आप को कैसे बचाएं, तो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो मेरे पास एक दफा एक वास्तु के एक्सपर्ट आए हुए थे, तो उनके हाथ में दर्द हो रहा था। तो मैंने पूछा कि भाई आपके हाथ में क्यों दर्द हो रहा है, तो बोले वो किसी का वास्तु का वो करा था और वो एकदम से उसकी हीलिंग क्लीनिंग करने में मेरे हाथ में दर्द हो गया। वो जिनकी कर रहे थे उनको भी मैं जानता था। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसा हो तो नहीं सकता, बट चलो। तो मैंने आरती को बोला कि आरती जरा इनको देखना प्लीज, इनको हील करना। तो आरती ने हील करना शुरू करा, तो वो कहते हैं कि ये हीलिंग जो आप कर रहे हो, ये उससे कई गुना बड़ी एनर्जी है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने एक रजिस्टर बना रखा है जिसमें मैं मंत्रों पर रिसर्च कर करके लिखता रहता हूँ। तो मैंने आरती को बोला इस वाले मंत्र से करो। आरती ने उस वाले मंत्र से हीलिंग करना शुरू करा। तो उन्होंने बोला मुझे पता चल रहा है कि आपकी एनर्जी इस समय यहाँ यहाँ मुझे हिट कर रही है, बट ये एनर्जी आपके लेवल की नहीं है, ये बहुत बड़ी एनर्जी है। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा अरे बार बार मेरे लेवल की क्यों बात कर रहे हैं। तो मैं अपना कमरे में अंदर गया और एक रजिस्टर लेकर आया, और उस रजिस्टर में मतलब मेरे इतने 800 पेजेस का एक रजिस्टर होता है, और मेरे अप्रोक्सीमेटली 10 के करीब रजिस्टर्स भरे हुए हैं। और हो भी गया मुझे, मतलब वो इतना मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है कि वो इट कैन नॉट बी डिस्कार्डेड इन एनी फॉर्म। तो मैं कॉन्टिन्यूस एक एक को उसको मेंटेन करता हूँ। तो मैं वो रजिस्टर लाके जो है वो टेबल पे रखा, और उधर जहां वो बैठे हुए थे, इतनी देर में वो ऐसे ऐसे करके करने लग गए। मुझे समझ में नहीं आया क्या कर रहे। फिर मैंने आरती को बोला कि मैंने कहा यहाँ से एनर्जी लिफ्ट करके इन पे डाल दो। वो जैसे ही एनर्जी लिफ्ट करके डाली, वो बोले वो चला गया। बोले वो आपके रजिस्टर टेबल पे रखने से पहले ही वो एनर्जी चली गई थी। फिर वो बोले ऐसी कौन सी एनर्जी है, हम तो इस फील्ड के मास्टर हैं और हमारे पास ये एनर्जी नहीं है, आपके पास कहाँ से एनर्जी आ गई।
मैंने कहा सर मैं ऐसा कोई काम नहीं जानता जिसको कि आप जानते हैं। मेरे तो कुछ सेलेक्टेड बुक्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ और जिन पे रिसर्च करता हूँ। मेरी 2 बुक्स हैं जिनको मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। मेरा पहला बुक है दुर्गा सप्तशती और दूसरा बुक है श्रीमद् भगवत गीता। दोनों में ही 700 श्लोक है। और मेरे गुरुजी ने जब मुझे बताया था तो उन्होंने मुझे बोला कि आधा श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में है और आधा श्लोक जो है दुर्गा सप्तशती में है। इस तरह से ये पूरी दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भगवत गीता इंटीग्रेटेड है। तो मैं अभी तक वो वाला पार्ट ढूंढ नहीं पाया, बट मुझे ब्रॉडली कोरिलेशंस रिफ्लेक्ट होने लगे। तो जैसे मैंने कल आपको एक डेफिनेशन बोली, जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है उसके संबंध को हम ज्ञान कहते हैं, ठीक है। और जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं। तो दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भगवत गीता इसी तरीके के सिस्टम से कनेक्टेड है। एक जो है शरीर के भीतर का ज्ञान है और दूसरा जो है शरीर के बाहर का ज्ञान है। और उनके बीच में जो संबंध है वो 2 तरीके से हो रहा है। एक में श्री कृष्ण विराट स्वरूप में पुरुष स्वरूप में खड़े हुए हैं, विराट पुरुष महाकाल के तौर पे वो खड़े हुए हैं। दूसरे में विराट स्वरूप के तौर पे महाकाली खड़ी हुई है। तो महाकाल और महाकाली इनमें कोई फर्क नहीं है, बट इनको आप अर्धनारीश्वरी बोलेंगे, आधी नारी आधा पुरुष। तो एक का काम है टाइम की डोमेन के तौर पे। तो मतलब इसको आज टेकअप करते हैं कि ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारी अभी तक की जर्नी हो गई। डे 1 पे हमने अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करा। डे 2 पर हमने डिस्कस करा कि हमारे बॉडी पार्ट्स और कौन सा बॉडी पार्ट कौन सी साउंड से वाइब्रेट करता है। दूसरा हमने सोल सीड डिस्कस करी। तीसरा पार्ट हमने डिस्कस करा वी आर 3 इन अ बॉडी, माइंड बॉडी एंड सोल, ठीक है। अब मैं इस माइंड बॉडी और सोल के पार्ट में एक पार्ट हमारा अभी पिछले 2 दिन में रह गया, वो था 5 एलिमेंट्स ऑफ माइंड, 5 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी एंड 5 एलिमेंट ऑफ सोल। ये वाला पार्ट हमारा रह गया। तो पहला पार्ट है ग्रॉस बॉडी। जी। ग्रॉस बॉडी के 5 एलिमेंट्स हैं स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ओके। सटल बॉडी के 5 एलिमेंट्स हैं स्काई, एयर, फायर, डायरेक्शन एंड टाइम। कॉजल बॉडी के 5 एलिमेंट्स हैं स्काई, डायरेक्शन, टाइम, आत्मा एंड मन। अब एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज महसूस हो। तो आपको अर्थ एलिमेंट महसूस होता है, आप उसे छूते हैं और आपको पता चलता है कि अर्थ एलिमेंट है। 1 मोमेंट सर, ये बैटरी प्लीज। बैटरी ड्रेन अप हो रही है, मैं चार्जिंग लगाता हूँ। ठीक है सर, प्लीज। हाँ, एक सेकेंड।
राइट, तो ये वाला पार्ट था, मैं वो पीपीटी का पार्ट ही खोल रहा था। डे 2 का पार्ट है ये हमारा एक पार्ट रह गया था। आप डे 2 वाला पीपीटी खोल लीजिए। ये आपको सर स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी। तो इसमें ये है हमारा स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। हाँ जी। इसके 5 एलिमेंट हैं: स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। सर ये वाला पीपीटी मुझे नहीं मिला सर। सर डे 2 का पीपीटी है। डे 2 के हाँ। पीपीटी में 3rd या 4th स्लाइड है। ये वाला स्लाइड देखा था ना आपने? वो वाला स्लाइड नहीं मिला मुझे। ये वाला स्लाइड देखा था आपने जो मैं स्क्रीन पे देखे? हाँ, एक मिनट। शायद वो नहीं मिला सर। डे 2 के पीपीटी में कैसे पॉसिबल है ये चीज नहीं हो? ये मैंने पीपीटी आपको दोबारा भेज दी है। हाँ जी, मैं चेक करता हूँ सर।
कुछ पेजेस मिस हो गया है लगता है। वो कोई बात नहीं, वो तो होता ही वो मैं रहता है, प्रिंट इतने आउट ले सारे। लूंगा। हाँ, इतने ओके, सारे। इतने सारे फाइल्स भेजे ना सर, वहाँ पे कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ये लास्ट में आ गए सर। ओके, हाँ मिल गया सर। ओके, ये सोल सीट वाला। राइट, मैं इसके ना थोड़े से बड़े करके भी वो भेज रहा हूँ आपको। ये मैंने आपको अलग अलग तीनों शरीर व्हाट्सएप पे डाल दिए। ओके सर, थोड़े लास्ट में आ गए थे, मिस कर दिया उन्होंने, लास्ट में डाल दिया, बाइंडिंग करने में थोड़ा ओके, इधर इधर हो गया था। ठीक है। राइट, तो अब हम जो है ग्रॉस बॉडी के 5 एलिमेंट्स, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। सटल बॉडी के 5 एलिमेंट्स, स्काई, एयर, फायर, डायरेक्शन, टाइम। और कॉजल बॉडी के 5 एलिमेंट्स, स्काई, डायरेक्शन, टाइम, आत्मा और मन। अब जब हम इन 5 एलिमेंट्स के तौर पे देखते हैं तो हमारे को पता चलता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे को उन 9 चीजों के बारे में बता रहा है जो 9 चीजें आपस में मिक्स्ड हैं। आइडियली इट शुड बी 5 + 5 + 5, 15 होना चाहिए, बट 15 नहीं है, 9 है। तो इसका मतलब एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा मिक्स्ड है। जैसे गियर सिस्टम होता है, आपस में एक दूसरे से मिक्स्ड है। जब एक घूमता है फिर दूसरा घूमता है फिर तीसरा घूमता है, सो दे कोएग्जिस्ट। तो ये कोएग्जिस्टेंस प्रूव हो रही है कि कोएग्जिस्टेंस जो है 15 की 9 के अंदर आती है। स्काई एलिमेंट इज कॉमन इन ऑल दी 3, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। अब स्काई एलिमेंट का प्रॉपर्टी है साउंड। स्काई, आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो बीच में गलती से म्यूट हो गया था। सो स्काई, स्काई की प्रॉपर्टी साउंड। साउंड वाइब्रेट करती है ग्रॉस बॉडी को, सटल बॉडी को और कॉजल बॉडी को। ये हमारे उसमें कॉमन आ गया, तीनों उसमें। साउंड से बनते हैं बीज मंत्र। तो ये कॉमन वाइब्रेशन जो है वो यहां से हमें पता चलता है कि बीज मंत्र क्यों काम करते हैं, बिकॉज वो तीनों शरीर को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, अब साउंड जो है उसको क्रिएशन कैसे हुआ। वाई मतलब एक वाई इसके साथ में जुड़ जाएगा ना, कि वाई ओनली साउंड।
ये तो ठीक है कि मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया कि उसमें कॉमन वो बन गया, जो भी एलिमेंट कॉमन होगा वो तीनों जगह वाइब्रेट करेगा। बट व्हाई ओनली साउंड? बिकॉज साउंड से पहले का डोमेन भी कुछ होगा जिसकी वजह से ये साउंड हुआ। तो डोमेन कैसे होगा? मेरे 5 सेंसेस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जीभ टेस्ट कर रही है, नाक स्मेल कर रही है। ऐसे करके मेरे ये सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर सेंसेस है। जो सेंस है, स्किन है, वो हर एक चीज को टच एंड फील कर रही है। तो जो एलिमेंट मेरे को जो इंफॉर्मेशन देता है वो इंफॉर्मेशन अलग अलग है। somebody processes the information. Now that somebody which processes the information, प्रोसेस करने के लिए पहले इंफॉर्मेशन को कोलेट करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा या अलग अलग करना पड़ेगा। तो इकट्ठा करना या अलग अलग करना इज द डोमेन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन ही जुड़ जाती है, डायरेक्शन ही अलग अलग हो जाती है। सो डायरेक्शन इज एन एलिमेंट। आदमी क्वेश्चन करता है मुझे कौन सी दिशा में सफलता प्राप्त होगी, यानी दिशा इज एन ऑब्जेक्ट। उस डायरेक्शन में जाने के बाद ही आपको जो है, आप एज एस्ट्रोलॉजर बताते ना, जो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि जी मैं कौन सी दिशा में जाके काम करूं, मैं कौन सी डायरेक्शन में जाकर बैठूं ताकि मैं पूरे ऑफिस को सक्सेसफुली मैनेज कर लूं। तो आप कहते हैं कि भाई आप साउथ वेस्ट में जाकर बैठोगे, सो यू बिकम ओनर ऑफ द एंटायर प्रीमाइसेस। तो डायरेक्शन इज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बट उसका प्रॉपर्टी है कंजंक्शन डिस्जंक्शन, जोड़ना और अलग अलग करना। So the total information which is given us by our 5 elements, 5 senses, something is collating the information. Now collate करने के बाद में उसमें जो next आता है वो आता है, अब इंफॉर्मेशन कोलेट तो हो गई, लेकिन उनको उनकी कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई तो काउंट आता है, और फिर उसकी डोमेन्स बनती है, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, एंड दैट्स हाउ दी ब्रॉडर पिक्चर। जैसे कि कैमरा जो है फोटोग्राफ खींचता है, या प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग प्रेस जो होती है वो प्रिंट करती है, तो CMYK, पहले C कलर प्रिंट होगा, फिर M होगा, फिर Y होगा, फिर K होगा, ऐसे करके वो रोल होता है, हमें एक कलर्ड पिक्चर दिखती है, अदरवाइज सिंगल कलर इमेज होगी। So whenever we are seeing something, it can be by one single domain or it can be a multiple domain. ठीक है जी। तो ये हमारा पार्ट हो गया काउंट, डोमेन एंड आउटसाइड डोमेन। ये तीनों प्रॉपर्टी है टाइम की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट, अब ये डेटा जो है, इस जो डेटा हमारे पास इकट्ठा हुआ उसको इंफॉर्मेशन बनाने के लिए उसमें उसे कोलेट करना पड़ा। कोलेट करने के बाद उसको सेग्रीगेट करना पड़ा। जब सेग्रीगेट करा तो अब हमारा जो नेक्स्ट एबिलिटी रिक्वायर्ड था वो था डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश। हैव वी पुट थिंग्स इन द राइट बकेट? तो डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश को ही कहते हैं बुद्धि। और बुद्धि सबकी फर्क होती है। अगर आपका कोई ट्विन ब्रदर होता, उसकी बुद्धि आपसे फर्क होती, आपके पेरेंट्स की बुद्धि आपसे फर्क होती। नो टू पर्सन कैन थिंक सेम, they'll always have the distinction ability. ये डिस्टिंक्शन कहां से आता है? ये आता है when you experience the element of soul. Element of soul is different in everyone. अब ये जो बकेट क्रिएट हुई डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश की, उसमें हमारा कैटेगराइजेशन आया राइट एंड एक्शनेबल, नॉट राइट एंड नॉन एक्शनेबल। उसको कहते हैं धर्म और अधर्म। ये धर्म और अधर्म का जो फिलॉसफी है, ये भी सबका फर्क है।
आप हो सकता है ब्राह्मण है, आपके लिए नॉनवेज खाना जो है वो अलाउड ना हो और दूसरे व्यक्ति के लिए नॉनवेज खाना अलाउड हो। तो इट इज ए पर्सनल फिलॉसफी। The personal philosophy can only be generalized if the kingship or the ruler of the entire province creates the law. तो बुद्धि, धर्म, अधर्म, ये तीनों के तीनों जो हैं प्रॉपर्टीज अलग अलग है, हर इंडिविजुअल की फर्क होती है। इसके बाद इच्छा, आपकी किस चीज की इच्छा है, आपकी वाइफ की किस चीज की इच्छा है, पेरेंट्स की किस चीज की इच्छा है, सबकी डिफरेंट होती है। इच्छा सबकी सेम नहीं हो सकती। जी। फिर द्वेष, आपको किससे कौन बुरा लगता है, आपको किसका, और एफर्ट। तो इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ऐसे करके 6 एबिलिटीज मैंने देखी। एक तो बुद्धि, एक धर्म, एक अधर्म, एक इच्छा, एक द्वेष और एक प्रयत्न। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्टिंक्ट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किस चीज से आई, तो वहां से मैं पता चला भाई एक कोई आत्मा का कोई एक एलिमेंट होता है, आत्मा जैसा एक एलिमेंट होता है। ये तो नहीं पता कि वो है या नहीं है, लेकिन ये जरूर पता चल रहा है कि हर बंदे में जो भिन्नता है उसका कारण वो आत्मा ही हो सकता है, क्योंकि बॉडी के जितने भी फीचर हैं वो उस आत्मा के शरीर से बाहर जाने के बाद नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो अब आपका स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, मरने के बाद ये कहीं बाहर थोड़ी चला जाता है, वो तो पूरा एज इट इज रहता है। कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ थोड़ी डिमिनिश हो जाते हैं। उसकी सेंसेस और उन सेंसेस के बाद जो उसकी बुद्धि है, जो उसका धर्म अधर्म है, वो एकदम से वहां से वाइप आउट हो जाता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो हमें ये पता चला इन प्रॉपर्टीज को देखने से एक एलिमेंट हाईलाइट हुआ कि यस, देयर इज ए एलिमेंट ऑफ सोल विच इज आल्सो देयर। आत्मा जिसको कहते हैं, मैं टर्म आत्मा यूज करूंगा बिकॉज सोल जो है वो इंग्लिश में उसके काफी अलग अलग मीनिंग है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि खुदा, अल्लाह, ये सब और ये सब सेम है, सेम नहीं है, सबकी डेफिनेशन फर्क है। सो देयर इज ए टेक्निकल डेफिनेशन विच इज बीन गिवन, वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए मैं टर्म आत्मा यूज करता हूं। ओके। ठीक है सर? ओके, कमिंग फॉरवर्ड टू, इसके बाद हमने देखा एक चीज है जो हमें सुख देती है, एक चीज है जो हमें दुख देती है। फिर विभाग, विभाग का मतलब हो गया डिपार्टमेंट। और फिर संस्कार, संस्कार का मतलब हो गया कंडीशनिंग। तो सुख, दुख, विभाग और संस्कार, ये चारों प्रॉपर्टीज है मन की। तो जब हमने चार चीजें देखी, सुख की इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, मन में जा रही है। दुख की इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, मन में जा रही है। अरे वो तो बहुत, वो खराब, वो तो बहुत खराब है। अरे नहीं नहीं, उसकी तो जाति खराब है, पूरी जाति को कर दिया। अब पूरी जाति का मतलब आप किसी को, हो सकता है सारी जाति को नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी आपने एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। तो सुख और दुख से डिपार्टमेंट बनने शुरू हो गए। जी। ये डिपार्टमेंट, और फिर आपके पास लाइफ में आई एक्सेप्शंस। अरे हम रात को वहां गए थे और बड़े परेशान थे, इतनी देर में एक मुस्लिम व्यक्ति आया और हम तो देख के डर ही गए, बट उसने जो है वो रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी की लाइट जलाई, हमें जो है पूरा हेल्प करा। हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, पंचर को रिपेयर करने में मदद करा, और उसके बाद फिर वो चला गया। तो ही केम एज ए, मतलब कहते हैं देवता की तरीके से आया हमारे पास में और हमारी मदद करा। नहीं, मुसलमान सारे खराब नहीं होते, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं।
सो ये जो चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये कैसे हो गया, कंडीशनिंग। सो आपका जो इवेंट ऑफ सुख था, आपका जो इवेंट ऑफ दुख था, उसकी कंटिन्यूटी से आपने डिपार्टमेंट बना दिया। हर मीठी चीज अच्छी होती है, फिर बच्चे के दांत खराब हो गए, उसमें कीड़ा लग गया, उसमें दर्द हुआ, तो उसने कहा नहीं हर मीठी चीज अच्छी नहीं होती, कुछ चीजों में कीड़े भी हो जाते हैं, तो कंडीशनिंग हो गई। उसी तरह से जो मीठा खाने वाला तो कहता हर मीठी चीज अच्छी होती है, फिर उसको डायबिटीज हो गई। डायबिटीज होने के बाद उसने जो है बोला कि नहीं हर मीठी चीज अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इससे डायबिटीज हो सकती है। सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इज गैदर्ड इन द एलिमेंट ऑफ मन। उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। Information is a property of मन। नो, नॉट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सेग्रीगेटिंग टू सुख और दुख विभाग यानी डिपार्टमेंट और संस्कार यानी कंडीशनिंग। These four type of information gets collated in the domain of मन, element of मन। ये मैं 9 एलिमेंट्स बोल रहा हूं, 9 एलिमेंट्स की टोटल 24 प्रॉपर्टीज है। Okay। अब स्काई एलिमेंट की प्रॉपर्टी साउंड। फिर एयर एलिमेंट का प्रॉपर्टी टच। फिर फायर एलिमेंट का प्रॉपर्टी वाटर, ओ विजन। फिर वाटर का प्रॉपर्टी टेस्ट। अब वाटर की दो और प्रॉपर्टी होती हैं, एक लिक्विडिटी होता है, एक विस्कोसिटी होता है। जी। अब आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको लिक्विडिटी और विस्कोसिटी दोनों समझ में आता है अच्छी तरीके से। इसमें आता है। राइट। और फिर अर्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टी है स्मेल, और उसके साथ दो और प्रॉपर्टी आती है, एक ग्रेविटास और एक सॉलिडिटी। तो जैसे वाटर के अंदर प्रॉपर्टी थी लिक्विडिटी एंड विस्कोसिटी, सो वही विस्कोसिटी जो है ट्रांसफॉर्म्स टू ग्रेविटास, सॉलिडिफाई हो जाता है ना। तो कौन कितना सॉलिडिफाई होता है वो विस्कस प्रॉपर्टी से बनता है। जैसे कोयला एंड डायमंड दोनों का एटॉमिक स्ट्रक्चर कार्बन ही है, जी। बट जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट हो गई। तो वो जो बॉन्डिंग है उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, सॉलिडिटी से, दैट इज मोर सॉलिड। बट ग्रेविटास जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। व्हाट इज चेंजिंग आफ्टर दैट इंक्रीज सॉलिडिटी। तो लिक्विडिटी और विस्कोसिटी जैसे आपस में डिफरेंट है, उसी तरह से सॉलिडिटी एंड ग्रेविटास में डिफरेंस है। बिहेवियर टर्म्स में ग्रेविटास कहते हैं गंभीरता को। तो हमारे अंदर जो गंभीरता आती है वो गंभीरता हमारी सॉलिड से, ग्रेविटास जो अर्थ एलिमेंट है उससे पता चलती है। स्टेबिलिटी। नो, स्टेबिलिटी इज डिफरेंट। जी। गंभीरता को क्या कहेंगे, मैच्योरिटी कह सकते हैं। बिहेवियरल टर्म्स में यूज कर रहे हैं ना टर्म हम ये, इसलिए स्टेबिलिटी केमिकल टर्म्स में आ सकता है। हाउ स्टेबल, हाउ, मतलब वैसे उसको बोलेंगे पर्सनालिटी क्वेश्चन में तो इसको कहेंगे इसका एडवर्सिटी क्वेश्चन हाई है। ये एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में भी काम करता है। तो जो जितना अंदर से ठोस होगा, जिसका ग्रेविटास जितना ज्यादा होगा, वो उतनी ही एडवर्स सिचुएशन में ब्रेक नहीं होगा। सो दैट्स हाउ।
तो ये वाला पार्ट ऐसा है, तो मतलब मॉडल के तौर पे। अब इसमें देखेंगे आप तो लिक्विडिटी में 3 प्रॉपर्टी है, और मतलब वाटर में 3 प्रॉपर्टी है, सॉलिड में अर्थ एलिमेंट में 3 प्रॉपर्टी है, एक फायर, एक एयर और एक स्काई। 3 प्रॉपर्टी इनमें एक 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 करके, तो ये टोटल 9 प्रॉपर्टीज हो गए। इस 9 के बाद 2 प्रॉपर्टी हो गई डायरेक्शन की, 9 2 11 11। फिर 3 प्रॉपर्टी हो गई टाइम की, 11 और 3 14 14। फिर 6 प्रॉपर्टी हो गई सोल की, 14 और 6 20। फिर 4 प्रॉपर्टी हो गई मन की, 20 और 4 24, तो 24 प्रॉपर्टीज। तो अगर आपने गायत्री चालीसा पढ़ी है आपने? नहीं। आप लिख लीजिए गायत्री चालीसा। गायत्री चालीसा हिंदी में लिखी हुई है एक्चुअली। जी। तो वहां पर एक डिस्क्रिप्शन आता है, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें है छुपे शास्त्र श्रुति गीता। 24 अक्षरों में सब कुछ छिपा हुआ है। अब वो कौन से 24 हैं ये नहीं पता। तो ये 24 प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है वहां पर, कि ये पूरा यूनिवर्स जो है इन 24 प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है। जी। And it is unique in everything. For an ant, these 24 properties are different. For an elephant, it is different. For a human being, it is different. For rock salt, it is different. सबकी ये 24 प्रॉपर्टीज का जो कॉम्बिनेशन है वो फर्क होगा। So which makes everyone unique. So now I again repeat the line which I commonly quote. Every particle bears intelligence. And there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle. एक बार रिपीट करिए। Every particle has individual intelligence. Every particle bears intelligence. Bears. Okay. Intelligence. Okay. Intelligence is a property. Every particle bears intelligence, and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle. Which governs the Course of action course of action of one single particle. Okay. अब आप ध्यान से इस डेफिनेशन को जब आप देखेंगे और इस जो मॉडल को आप देखेंगे जो मैंने आपके सामने रखा, तो आत्मा इज द एलिमेंट, आत्मा इज द एलिमेंट विच इज देयर इन एवरीथिंग। क्योंकि जहां पर भी स्काई है, वहीं से आप फ्रीक्वेंसी टर्म निकालते हैं ना। एवरीथिंग बियर्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस में होगी? किसी ना किसी फॉर्म ऑफ पार्टिकल के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी, किसी भी फॉर्म में। तो अगर पार्टिकल है, जी। अगर पार्टिकल है तो उसके अंदर ग्रेविटास है,
मतलब अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है तो वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है तो फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है तो एयर एलिमेंट है, एयर है तो स्काई है, स्काई है तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन है तो टाइम होगा, टाइम है तो आत्मा होगी, आत्मा है तो मन होगा। ऐसे करके ये 9 एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर आ गया विद 24 प्रॉपर्टीज। जी So combination of 24 properties in each of the approach and activity is absolutely different. That's why we have different frequencies. But cause of frequency or the cause of intelligence is the Atma itself. So technically there is nothing which exists on the universe which doesn't have intelligence. And this intelligence of the universe constantly impact us. But the cause of this intelligence, though 100%, is the combination of the different atmas present in each and every particle. But when taken, there is a cause of that atma, which is Paramatma. मैं मेरी बात समझा पाया? जी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, बट वो थोड़ा मेरे को अभी इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे मेरे से बात ही बहुत कम लोग करते हैं, तो इसकी जो नेचुरल क्वेश्चनिंग है वो बहुत कम है मेरे पास में। आप क्वेश्चन करोगे तो मैं भी इम्प्रूव करूंगा। आप बोलते जाइए, मैं समझता हूँ। Okay, so going forward, now these 9 elements are connected with 9 chakras. The first element we identified was earth element. ओके Earth element जो है is there in the Manipur chakra. Earth element, Manipur chakra, Vam beej, then the second part is water element, जी Ram beej, स्वादिष्ठान चक्र, जी third is fire element, अनाहत चक्र, यम बीज, फोर्थ इज विशुद्धि विशुद्धि चक्र, एयर एलिमेंट, हम बीज, फिफ्थ इज मूलाधार चक्र, साउंड एलिमेंट, लम बीज, फिफ्थ इज डायरेक्शन, आज्ञा चक्र, तम बीज, सिक्स्थ इज लंबिकाग्र चक्र, oh sorry, seventh is lambikagra chakra, sixth is direction, seventh is time, टाइम का चक्र हो गया लंबिकाग्र चक्र या लब्धिकाग्र चक्र, दो टर्म्स उसके लिए कॉमनली मैं यूज करता हूं मटेरियल में। और उसका कम बीज है, कम का से कबूतर, इसके ऊपर क्राउन चक्र ओपन, सहस्त्रार चक्र, एलिमेंट ऑफ सोल, और इसका जो साउंड है वो है षटकोण का श, शम। सो ओनर ऑफ क्रिएटिविटी
and intelligence is Sham, Atma. And ninth chakra is crown chakra closed, और उसका साउंड है म, मां से मां, जी मम। तो ये म, सबसे ऊपर म, फिर षटकोण का श, फिर क, फिर ता से तरबूज वाला तम, तो मम, शम, कम, तम, लम, हम, यम, रम, वम। क्या बोला मैंने, रिपीट करिए। फर्स्ट इज फ्रॉम मूलाधारा, नो, नॉट फ्रॉम मूलाधार, फ्रॉम मणिपुर चक्रा। मणिपुर चक्र, लम, मणिपुर चक्रा इज वम। वम, ओके। वम, लम, that is No, that next is not air element. First is earth element. okay. Second is water element. Water element is ram. Yes. Third is fire element. जी Third is fire element. Fire element Yes. is yam. Fourth is air element. Air element is hum. Okay. Fifth is mooladhar. Mooladhar is lam. So मूलाधार एलिमेंट इसका sky is the Sky is the No. element. तो अब इसका No. सब्सिक्वेंट ऑर्डर है, मूलाधार पे लिखिए स्काई, फिर Okay. विशुद्धि पे एयर, फिर फायर, अनाहत पे फायर, स्काई, एयर, फायर, फिर स्वादिष्ठान पे वाटर, और फिर मणिपुर पे अर्थ। अनाहत का फायर हो गया, और एयर का विशुद्धि, हम, जी। स्काई एलिमेंट का मूलाधार का लम हो गया, एक 5 एलिमेंट का हो गया। हाँ, इसके ऊपर डायरेक्शन, जी डायरेक्शन का आज्ञा चक्र, और इसका अल्फाबेट हो गया तम। तम मतलब ता से तरबूज वाला तम। तम, ओके। फिर उसके ऊपर लंबिकाग्र चक्र, लंबिकाग्र चक्र, जी लंबिकाग्र चक्र इज कम, कम, और डोमेन ऑफ टाइम, एलिमेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज विशुद्धि, सॉरी सहस्रा, क्राउन चक्र ओपन, शम, एलिमेंट आत्मा, शम, षटकोण का श, आत्मा, और उसके ऊपर क्राउन चक्र क्लोज, जी क्राउन चक्र क्लोज्ड इज मम। ओके। सो मम, मम, शम, कम, तम, लम, हम, यम, रम, वम। और इसका एलिमेंट क्या क्या हो गया इसका, सहस्रा क्लोज का मन, मन, ओके।
ठीक है, एक डाउट है सर, पूछ सकता हूँ? हाँ जी प्लीज। सर जब हम ओम की बात करते हैं, दे से दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, राइट, दैट इज आ उ मा. Can we correlate with this, what we have discussed, something with om of these three letters? मेरे को कोरिलेट करना है। No, no, no. Is there any possibility of correlation? I'm asking. पॉसिबिलिटी ऑफ कोरिलेशन, जैसे हम ओम कहते हैं, it has been told that it is a combination of three words, individual words. That is a, u, ma. राइट। तो एक 3 लेटर्स का और अपना जो चक्रास है, इसका कुछ कोरिलेशन है क्या? मैं वही बता रहा हूँ सर, ओम जब आप देखते हैं जहाँ हिंदी में आर्य समाज में लिखा हुआ मिलता है, वो इस तरीके से मिलता है, अगर आपने देखा हो तो। यस, ऐसे ही होता है ना? यस. हाँ, जो नीचे वाला लिखा है वो, उसमें ये बीच में क्या लिखा हुआ है? ई. है ई या ओ? ऊ. ऊ. तो संस्कृत में एक चीज होती है प्लुत स्वर। ये न्यूमेरिक 3 लिखा हुआ है हिंदी में। जी. ओ की 3 मात्रा और म पे जाके विलीन होती है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओ। तो माँ पे चला गया, माँ मतलब सबसे ऊपर का पॉइंट। तो कोरिलेशन अगर आप बोलेंगे तो सबसे ऊपर का पॉइंट माँ है। माँ तो हो गया सहस्रार का, माँ सहस्त्रार का हो गया। और वो 3 का मतलब ये है कि सर, वो जो है 3 मात्रा में लेना चाहिए, और माँ जो है एक मात्रा में लेना चाहिए। ओ 3 मात्रा, माँ 1 मात्रा, एक मात्रा, वो मिलाकर ओम बना। अब देखिए, मैं इस पूरे प्रोसेस से ना सहमत नहीं हूं। उसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम तीनों लोक जानते हैं। सो देयर इज नो प्लेस फॉर अननोन, एवरीथिंग इज इन द नोन डोमेन। सो व्हेन एवरीथिंग इज इन द नोन डोमेन, आप बीज मंत्र यूज करते हैं ओम, तो यू निग्लेक्ट द पावर ऑफ द अननोन डोमेन। How you can 100% know God and its influence? So till the time you are creating a distinction system which says I acknowledge what I know, but with the grace of unknown, I can never know complete. और जब आप कहते हो मुझे सब आता है, तो इसका मतलब है आपके अंदर ईगो आ गई। ईगो आ गई तो आपका डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति ओम चैंटिंग बहुत ज्यादा करता है, उसकी थोड़े दिनों बाद ईगो जो है उस पे इम्पैक्ट आता है, एंड उसके बाद उसके अंदर वो चेंजेस आते हैं जो उसको फाइनेंशियली वीक कर देते हैं। क्योंकि जब आप ये कहते हो कि आपको सब कुछ आता है, तो फिर आपको किसी से कुछ सीखने की तो जरूरत है नहीं। स्टार्ट प्रीचिंग, and the moment you start preaching, there are questions, and when you are unable to answer a question, you start debating or you start fighting. So in all these structures, knowing is very good,
but saying that I know everything is something which is a cause of destruction, detrimental. detrimental. और ये वाला पार्ट जब मैंने देखा था तो मतलब उन्होंने वेद को 3 भाग में डिवाइड करा था और वेद की डेफिनेशन भी इसी प्रोसेस से दी थी। अ उ और म जो है वो 3 वेद के लिए भी डिस्क्राइब करा गया। तो देयर आर वेरी लॉन्ग डिबेट्स ऑन ओम, मैं उसमें पढ़ता नहीं। मेरे लिए तो एक बीज मंत्र है एज पर माय रिसर्च एंड व्हिच आई कॉल इट श्री। श्रीम, श्री, श्री श्री। ये एक ही बीज मंत्र है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, श्री। ये श्रीम जो है इससे 2 बीज मंत्र बने, श्रीम और ह्रीम। फिर इसी प्रोसेस से श्रीम, ह्रीम, क्लीम, ये 3 बने। तो मैंने बोला ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट ह्रीम, और जितनी देर हम ब्रीद इन करते हैं और जितनी देर हम ब्रीद आउट करते हैं उतने काल, उतने समय वो क्लीम। तो एक ही बीज, एक बार रिपीट करिए सर। ब्रीद इन श्रीम, ओके, ब्रीद आउट ह्रीम। ओके। तो श्रीम इज फॉर इंटेलिजेंस, ह्रीम इज फॉर वेल्थ, ह्रीम इज फॉर इंटेलिजेंस, ह्रीम इज फॉर हेल्थ। ओके। तो इंटेलिजेंस इज वेल्थ, तो आई ब्रीद इन वेल्थ एंड आई ब्रीद आउट हेल्थ। हेल्थ, हेल्थ, हेल्थ और वेल्थ, मतलब हमारा फंडामेंटल पर्पस लाइफ का क्या है? हेल्थ और वेल्थ ही तो है ना। हाँ जी। देयर इज नो थर्ड आइडेंटिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड। ओके। You want to stay more and more healthy and you want to stay more and more wealthy. Yes. आप वास्तु में भी यही कहते हैं ना कि भाई ये घर जो है इसमें हेल्थ और वेल्थ की एनर्जी देखनी होती है। डू यू लुक फॉर एनी अदर एनर्जी अदर देन हेल्थ एंड वेल्थ? No. ओनली हेल्थ एंड वेल्थ, फंडामेंटल हैं 2। नाउ द थर्ड एलिमेंट व्हिच कम्स इनटू पिक्चर इज फॉर हाउ मच टाइम। Okay. अब फॉर एग्जांपल यू आर ब्रीदिंग इन, you will breathe in for how much time? You will breathe out for how much time? टाइम आ गया ना अब इसमें थर्ड एलिमेंट। जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? समझ गया सर। तो मैंने ये बोला कि मैं सबसे पहले सांस ले रहा हूं, श्री, मैंने सांस अंदर ले ली, पर मुझे अंदर कितनी देर तक लेनी है? वो टाइम जो है वो कितना? तो टाइम को संस्कृत में कहते हैं काल। काल, ओके। और काल से बना क्लीम, काल से बना क्लीम। फिर जब ब्रीद आउट करा, मैंने सांस बाहर छोड़ी, तो कब तक मुझे सांस बाहर छोड़नी है? बोले भाई जब तक पेट खाली ना हो जाए। तो जब मैं सांस छोड़ूंगा तो कितने समय के लिए छोड़ूंगा? तो तीसरा बीज मंत्र फिर से क्लीम। इसलिए श्रीम, ह्रीम और फिर क्लीम। जब मतलब स्तंभ बंद करते हैं सर, उसको कुछ नहीं होगा? किसको? जब हवा लेके थोड़ी देर तक रोकेंगे तो उसको कैसे ये कर रोकेंगे तो भी काल ही हो गया ना। हाँ, मतलब श्रीम में आएगा वो? नहीं नहीं नहीं, क्लीम में ही आएगा। हाँ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड होल्डिंग, यही 3 फंडामेंटल है ना प्राणायाम के। यस। सांस भीतर लेना, सांस बाहर निकालना, और बीच में जो आती है डोमेन सांस रोकना। अब वो सांस रोकना जो है वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। सांस भीतर कितनी देर तक लेनी है तो टाइम ड्यूरेशन, सांस रोकनी कितनी देर तक है तो टाइम ड्यूरेशन, और सांस बाहर छोड़नी है तो कितनी देर तक है। तीनों में टाइम की डोमेन आ गई ना। तो इसलिए श्रीम, ह्रीम, क्लीम।
ठीक है। ठीक है। और जब मैंने ये 3 करे तो अब मेरे पास थर्ड डोमेन आया हश या हशौ। हम्म, ये चौथा बीज मंत्र है। अशोक। हशौ, ओके। आधा ह, षटकोण का शा और औ की मात्रा। हम्म, तो ये अलग अलग बीज मंत्रों से मुझे ये स्ट्रक्चर पता चला। हम्म, अब मैं इसको आपके सामने दूसरे तरीके से रखता हूं। ये तो आपने नोट कर लिया ना। हाँ जी। मैं आपको दूसरे तरीके से, मैंने लिखा श्रीम, तो मैंने श्रीम कैसे लिखा, श र, और फिर मैंने लिखा हरीम। म- नहीं, म नहीं आता है सर श्रीम में। श्रीम आता है अनुस्वार। श्रीम में अनुस्वार है। दूसरा है हरीम। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हरीम में ह। तो ह और रा के बीच में आ गया हरीम। श और रा के बीच में आ गया श्रीम। तो थर्ड में क्या आ गया, हशौ। हम्म, अब ये हशौ आता है या हशा आता है, ये फर्क होता है बस। ह और श, हम्म, मतलब हम इसको हशा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको हशौ भी कर सकते हैं। ये मेरे को जी। काफी सारे स्क्रिप्चर्स मिले, तो ये मैंने दोनों का वेरिएशन देखा। आप उसको स्कैन करके भी बता सकते हैं ये वाली चीज तो, विच इज एक्यूरेट एंड विच, मतलब इसके यूसेज के डिफरेंस रहे, लेकिन जो कॉमन पॉइंट था, जैसे हम अल्फाबेट्स में उसकी मात्रा लेते हैं, वो ह और श। ह हाफ है और श पूरा, ये हमारा आया हशा। जी। अब हशा जो है, इसको हम दूसरा तरीका लिखने का क्या है, शह। शाह। तो अब अगर मैं यहां पर इसको हटा दूं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, शह। शाह। अब वाई आई एम सेइंग दिस इज, हमारे यहाँ जो श्रीम जैसे लिखा जाता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसको मैं अगर सेम प्रोनाउंस करूं, ये षटकोण का शा और ऋषि वाला री, इसको कंबाइन करिए और प्रोनाउंस करिए, क्या बना, श्री। श्री बना ना। यस। श्रीम का भी उच्चारण वही है और इसका भी उच्चारण वही है। अब मैं इसी चीज को लिखूं कैसे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऋषि वाला री नीचे लगा दिया और अनुस्वार की मात्रा लगी, तो मैं श्रीम ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया, नहीं समझा पाया? मतलब शरीम को अलग अलग सिंटैक्स में लिख सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो हाउ वुड यू नो कि विच इज द राइट सिंटेक्स, सो विच इज हैविंग मोर पावर, मोर विच इज एनर्जी। हैविंग मोर पावर। यस। अब नाउ मोर पावर इज ए इम्प्लाइड फैक्टर। मतलब जब आप स्ट्रक्चरल वो बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर में कहीं कोई एक लगेगा, कहीं दूसरा लगेगा। जी। अब जैसे मैंने संस्कृत ग्रामर में क्या देखा कि री प्लस अह बन गया र। ऐसी मैंने र का वो बताया था ना, ओरिजिन। जी। री प्लस अह बराबर होता है र।
तो ऑन द सेम बेसिस अगर मैं इसको लिखूं श्री प्लस अह बराबर श्री, श और र मिलकर श्र बनता है ना। हाँ जी। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये कैसे आ रहा है, ये ब्रीदिंग और ब्रीद आउट की वजह से आ रहा है। अंग और अह कहां से आया, ब्रीद इन से अंग, ब्रीद आउट से अह। जैसे हम सांस लेते हैं भीतर और हम छोड़ने हाँ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। व्हेन वी ब्रीद इन, द चक्रास विद इन आवर सिस्टम बिटवीन मूलाधार चक्रा टू द टॉप चक्रा, इसके बीच में वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन के होने से ये चक्र घूमते हैं, घूमने पर ये अल्फाबेट्स आपस में कंबाइंड होते हैं। ईच इज हैविंग 11 and 9 अल्फाबेट्स एज पेटल्स। तो ये पेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं और बीज मंत्र का क्रिएशन होता है। इस बीज मंत्र के क्रिएशन से मीनिंगफुल एनर्जी जनरेट होती है। इस मीनिंगफुल एनर्जी को जब हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एनर्जाइज होना शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जाम्पल मेडिटेशन का इस एस्पेक्ट पे पहले ही करवा दिया, बिकॉज यू हैव ऑब्जर्व्ड कि यस देयर इज ए वाइब्रेशन विच इज हैपनिंग, और वो मैंने जैसे ही ऑर्डर चेंज करा, श्रीम 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 ई श्रीम श्रीम आ श्रीम, तो आपके अंदर के वाइब्रेटिंग पॉइंट्स फर्क होते गए। तो हमारे जो चक्रा सिस्टम थे उसके अंदर के जैसे ऐसे मूवमेंट होता गया, मेरी एनर्जी मूलाधार चक्र से ऊपर बढ़नी शुरू हो गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेरी इज, आप बोलेंगे कि मूलाधार चक्र तो सबसे नीचे है और आप उसे बीच में बताते हैं। आप यही बोलेंगे ना कि भाई व्हाई यू आर हैविंग दिस डिफरेंट काइंड ऑफ अ ऑर्डर, जबकि हमें तो अलग तरह से बताया फिजिकली, ये पहले दिखता है नहीं दिखता। उसके लिए मैं आपके सामने एक इमेज रख रहा हूं विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड येस्टरडे। ये मैंने व्हाट्सएप पे आपको इमेज भेजी है, आपको इमेज दिख रही है? यस। ग्रीन कलर का इमेज। अब इसको आप ध्यान से देखिए, आपका मूलाधार चक्र का लम जो है वो सेंटर में है जी। अब जैसे ही आप, ये टेल पॉइंट है, ये बेसिकली रेकी का सिंबल है, इसे चकोरे कहते हैं। और रेकी के पास ये सिंबल कहां से आया, ये कुंडलिनी का वो है, जो हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी होती है, ये उसका सिंबल है। ठीक है सर। अब आप उस टेल पॉइंट से अपनी फिंगर को मूव करना शुरू किए, तो लम से आप कहां मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स हम से आप मूव किधर कर रहे हैं, टुवर्ड्स यम। यम से किधर मूव कर रहे हैं आप, टुवर्ड्स रम। रम से मूव किधर कर रहे हैं, टुवर्ड्स वम। वम से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स शम। आपका मूवमेंट ऐसी हो गया ना। ये स्पाइरल है, मतलब मेरा जो बॉडी का डिजाइन है वो स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये अपना आपस में अंदर अंदर घूमता जा रहा है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? फिजिकली इट लुक्स दैट इट इज एट द बॉटम, बट एक्चुअली इट इज एट द सेंटर। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया सर? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जो बॉटम हम बॉटम मोस्ट पॉइंट समझते हैं वो मूलाधार चक्र का, ये इसमें एज पर अकॉर्डिंग टू दिस इट इज इन द सेंटर। हाँ, और वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से शुरुआत होती है। कुंडली। तो शुरुआत होने का जो एलिमेंट है वो मूलाधार चक्र में ही आएगा। लेकिन मूलाधार चक्र जो है वो सबसे नीचे नहीं है, वो बीच में है। वो ऐसा लगता है कि वो सबसे, अब मैंने कैसे ये पूरा, ये मेरा ऑब्जर्वेबल डोमेन के अंदर आई चीज। मैंने एक छोटे बच्चे को सोते हुए देखा। आपने अपने सामने किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा है?
हाँ, आप उस छोटे बच्चे को सोता हुआ देखिए, जब वो ब्रीद इन करता है तो उसका पेट ऊपर जाता है, जब वो ब्रीद आउट करता है तो उसका पेट नीचे आता है। कायदेसर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब when you are breathing in, your stomach should go down. Ideally it should be, but ऐसा नहीं होता। होता क्या है, when you breathe in, your stomach goes up, ओके। and when you breathe out, your stomach goes in. Logically questionable point है ना। नहीं सर, व्हेन वी ब्रीथ इन सर आप एक सेकंड जरा, आप सांस खींचो, ऐसे करो, आपका मुंह अंदर पिचक गया है ना, यस, बट यहाँ पर पेट बाहर आ रहा है। जब हम सांस लेते हैं पेट बाहर आता है ना। हाँ, यस, बट हमारे मुंह पे तो ऐसा नहीं हो रहा, अंदर हो रहा है। मुंह तो अंदर जा रहा है ना। हाँ, तो जब ब्रीद इन कर रहे हैं तो मुंह अंदर जा रहा है, पर लेकिन जब बच्चा ब्रीद इन करता है तो उसका पेट बाहर आता है। नहीं वो कोरिलेशन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, कोरिलेशन समझने वाला ही पॉइंट है, मतलब इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप आपके सामने मैंने दो फिजिकल सिचुएशन रखी। पहला सिचुएशन, एक बच्चा, जो छोटा बच्चा है, उसको ब्रीद इन करते वक्त देखिए। तो जब वो ब्रीद इन कर रहा है, सांस ले रहा है, तो उसका पेट फूल रहा है। यस, और जब वो ब्रीद आउट कर रहा है तो उसका पेट नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है। ऐसे ही हो रहा है। लेकिन जब हम फिजिकली अपने आप को देख रहे हैं कि आप ऐसे कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, मुंह से सांस ले रहे हैं, बच्चा भी मुंह खोल के ही सांस लेता है, बच्चा नाक से सांस नहीं लेता है। जब बच्चा गहरी नींद में सोता है तो वो मुंह से ही सांस लेता है। और प्राणायाम के प्रोसेस में उसको उज्जयी कहते हैं। उज्जयी श्वास कहते हैं। उज्जयी में ऐसे सांस ली जाती है, उज्जयी प्राणायाम इसको कहते हैं। ठीक है ना। कुत्ता भी ऐसी ही सांस लेता है, वो गले से सांस लेता है। तो गले से सांस लेने से सांस जो है डीपेस्ट पॉइंट तक जाती है। योर डीपेस्ट पॉइंट इज नॉट योर मूलाधार, योर डीपेस्ट पॉइंट इज योर मणिपुर चक्रा। तो वो नीचे चला गया ना अभी। वो नीचे चला गया, लेकिन होता ऊपर है, तो वो वर्चुअली ऐसा लगता है कि वो, बट वो एक्चुअली अंदर जाता ही है। तो अंदर जाने की जो साइकिल कंप्लीट होती है उसको कहते हैं श्वास प्रश्वास। उस श्वास और प्रश्वास मतलब सांस लेने की प्रक्रिया जो नेचुरली हम एक छोटे बच्चे के अंदर देखते हैं, इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट। और हम जैसे ही उस तरीके से सांस लेना शुरू करते हैं कि हम ब्रीद इन करें और हमारा पेट फूलना शुरू हो जाए, हम ब्रीद आउट करें, हमारा पेट अंदर जाना शुरू हो जाए, वो कंप्लीट ब्रीदिंग प्रोसेस है। इसलिए आई ऑलवेज, यू विल नेवर सी एनी ऑफ माई मेडिटेशन मेंशनिंग एनीथिंग अदर देन दैट। ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट ह्रीम, पॉइंट वैलिड, ओके टेकन। लेकिन ब्रीदिंग फ्रॉम नोज टू नेवल एंड नेवल टू नोज, एक सेकेंड। तो इन ऑल पॉसिबल एक्टिविटीज आपको ब्रीदिंग के ऊपर स्कोर फोकस करना है। जितना ज्यादा आप अपनी सोल सीट पर जाकर अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज देखेंगे, जितने स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेंट होंगे, आपको अपने चक्रा सिस्टम सब कुछ दिखना पता चलना शुरू हो जाएगा। तो उस समय सिर्फ में, आपको श्रीम ह्रीम को ध्यान करना है बस, और ध्यान करना है, उच्चारण नहीं करना। उस समय में टंग पलट को टच करना चाहिए सर। सर करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। एक प्रोसेस को एक एक करके देखो आप। मैंने ये 9 एलिमेंट्स को एक एक करके देखा, तो सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अब चाय बनाते हैं तो चाय में दूध भी होता है, पत्ती भी होती है, चीनी भी होती है, सब पानी भी होता है। बट आप बोलो कि उन सबको अलग अलग कर दें, तो हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग है ना। चाय बहुत टेस्टी लगती है, बट आपको मैं बोलूं पत्ती
को चूस के देखो तो आप कहोगे तो बहुत कड़वी है। कड़वी। चीनी आप कहोगे बिल्कुल मीठी है। पानी में कोई टेस्ट ही नहीं है। दूध व्हाइट कलर है। तो सारी चीजें अलग अलग हो गई ना। इसका सो जो नेट कॉम्बिनेशन। टेस्ट है वो इंडिविजुअल रॉ मटेरियल का है। वी शुड ऑलवेज बी एबल टू फोकस ऑन इंडिविजुअल रॉ मटेरियल। और ज्यादातर हम मिक्स्ड पिक्चर देखते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। ओके। तो एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब वो इमेज को वो प्रिंटिंग प्रेस वाला सबसे अच्छी तरह समझ सकता है इस पार्ट को। वो CMY के कलर जो है या रेड ब्लू ग्रीन जो है वो होते सारे अलग अलग हैं, बट जब कलर्ड इमेज आती है तभी पता चलता है कि वो कलर की वैल्यू क्या है। एक भी कलर इधर से उधर हो जाता है तो वो फाइनल पिक्चर के लुक एंड फील को ही चेंज कर देता है।